बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 दिसंबर पाकिस्तान में मंगल की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 24। अब चलते हैं आज की अहम तरीन खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले याद दहानी, अगर अभी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सके। आज की पहली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, दिखने में सिंपल है लेकिन असल में इसकी रेमिफिकेशंस बहुत हैं और कॉम्प्लेक्स है। उलमा की एक नशिस्त हुई है और उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस्तिस्ना को गैर शरई और गैर इस्लामी करार दे दिया है। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे। ये उलमा और मशाइख की जो एक नशिस्त पिछले दिनों आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने की, शायद उसका जवाब है या शायद किसी और चीज़ का जवाब है या शायद डोरियां कहीं और से हिल रही हैं। कॉम्प्लेक्स न्यूज़ है, इसमें से अभी हम कोई हतमी नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप और हम मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ही दिखने में सिंपल न्यूज़ है लेकिन है बड़ी कॉम्प्लेक्स। तो वह कुछ यूँ है कि 27वीं तरमीम में सदर ममलिकत और अफवाज पाकिस्तान के बाज़ आला मनासब, जाहिर है बाज़ आला मनासब तो नहीं, आर्मी चीफ जो इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उन्हीं को लाइफ टाइम इस्तिस्ना मिला है, तो तकरीबन नाम लेके ही कहा जा रहा है, कोई छुप छुपा के अब उलमा जो है वो बात नहीं कह रहे। तो उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम में सदर ममलिकत और अफवाज पाकिस्तान के बाज़ आला मनासब पर फायज़ अफराद को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया, जो कुरान करीम के बिल्कुल खिलाफ है, मुनाफी है उनके अहकामात के। इस तरमीम को मनसूख किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी, जब आप नाम देखेंगे इसमें बड़े बड़े तो आप और शशतर रह जाएंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, शुजाउद्दीन शेख, साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर और इब्तिसाम इलाही ज़हीर की सरबराही में होने वाली उलमा कॉन्फ्रेंस का मतफ़क़ा अलामिया। बड़े बड़े नाम हैं, सियासी नाम हैं। इसमें कुछ लोग हैं जो सियासत नहीं करते, लेकिन उन उलमा को भी आप थोड़ा सा सियासी उलमा कराम कह सकते हैं, क्योंकि सियासत और रियासत के अंदर उनका भी, या रियासती अमूर के अंदर उनका भी गहरा लेना देना है। कई नाम तो ऐसे हैं जो नून लीग के करीब हैं, कई नाम ऐसे हैं जो सोचा जाता है कि मिलिट्री जनरल्स के करीब हैं, कई नाम ऐसे हैं कि जो हुकूमत के या फील्ड मार्शल साहब के या तमाम ये जो हालिया मनसूबे चल रहे थे इनमें उनके हाथ भी मजबूत कर रहे थे। कई नाम ऐसे भी हैं कि TLP के ऊपर जब मुरीद के में ऑपरेशन हुआ तो उन उलमा कराम के ऊपर ट्रस्ट किया गया, उन्हें मसाजिद सौंपी गई, उन्हें कहा कि आप ये काम करें और वो उसमें पेश थे। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये सियासी तौर पर, माशरती तौर पर या किसी भी तौर पर ये कोई डिस्टेंट ग्रुप है या ये कोई मुतहारब ग्रुप है या ये कोई अपोजिट ग्रुप है। इसमें कोई नाम ऐसा नहीं है। फजल रहमान साहब भी गाहे गाहे कुछ ना कुछ बात करते हैं, कभी कभार अपोजिशन वाली फील देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आपको पता है कि 26वीं तरमीम हो या तमाम चीज़ें हों, उसमें उन्होंने इनको वोट किया है और इन्हीं का साथ दिया है। अब जो इसमें स्टेटमेंट्स हैं और जो उलमा कराम के नाम हैं वो सब मुझे कम अज़ कम खासा एक जोल्ट दे रही हैं, हैरान कर रही हैं। आगे सुनिए। मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान ने 27वीं आइनी तरमीम के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कॉन्फ्रेंस ने अलामिया में करार दिया कि सदर ममलिकत और अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को दिया गया ताहयात इस्तिस्ना गैर इस्लामी है। मुतालबा किया गया कि गज़ा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए फ़ौज ना भेजी जाए। अब ये वाली जो लाइन है, इससे आपको ये जो फॉर्मेशन हो रही है उलमा की, थोड़ी सी आपको इसकी अब समझ आना शुरू होगी कि इसकी इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। आखिर पर तजिया करूंगा कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि मैं तो काइंड ऑफ सेमाई शॉक्ड इस स्टेटमेंट को देख के, इन उलमा कराम के नाम और चेहरे देख के, और इन्होंने सीधा ही आसिम मुनीर साहब के इस्तिस्ना को ही गैर आइनी, गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर कुरान करीम के अहकामात के मुताबिक करार दे दिया है। हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि मैं ये नहीं समझता या समझता था कि ये आसिम मुनीर साहब के लिए ऐसी स्टेटमेंट कभी देंगे। आगे चले। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, शुजाउद्दीन शेख, साहबजादा अबुल खैर, इब्तिसाम इलाही ज़हीर की सरबराही में होने वाले जो इजलास है उसमें 10 अहम नकात या मुतालबात पेश किए गए। इन 10 मुतालबात में जो बड़े बड़े मुतालबे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अलावा भी किसी और नबी ने, ना किसी खुलफाए राशिदीन में से किसी ने इस्तिस्ना मांगा। हुक्मरानों को उनसे सबक सीखना चाहिए। ये कह रहे हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान। आगे चलिए। सदर और फील्ड मार्शल के ताहयात इस्तिस्ना की दुनिया के किसी दस्तूर में मिसाल नहीं मिलती। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मजीद ये भी कहा कि सदर और फील्ड मार्शल को ताहयात, ये जो इस्तिस्ना है, ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी और कहीं मिसाल नहीं मिलती। 18 साल से कम उम्र की शादी पर सज़ा खिलाफ इस्लाम है। फिर अगला मुतालबा है कि मतलब कि इसको भी बंद किया जाए। अगला मुतालबा है कि हमास को गैर मुसल्लह करने की अमरीकी कोशिश में पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत करेंगे। फिर अगली बात है कि तकी उस्मानी साहब का कहना है कि 26वीं तरमीम में कहा गया कि 2028 से मुल्क में सूद का खात्मा कर दिया जाएगा।
अब ये सोची समझी कोशिश की जा रही है कि सूद का खात्मा ना किया जाए, इसलिए हमारा मुतालबा है कि ये जो वादा किया गया था इसको भी फौरी तौर पर पूरा किया जाए और इसके लिए पॉलिसी बनाई जाए। अगला मुतालबा है कि ट्रांसजेंडर्स कवानीन को ख़त्म किया जाए। कोई जो कवानीन बनाए जो उलमा समझते हैं दुरुस्त नहीं है, वो कह रहे हैं कि उनको ख़त्म करें। अफ़गानिस्तान से कशीदगी, अगला मुतालबा, अफ़गानिस्तान से कशीदगी मुज़ाकरात और अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए ख़त्म की जाए। अगला मुतालबा है पार्लियामेंट को कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कानून साजी का इख्तियार नहीं मिला। ये अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर कह रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई भी जो कानून साजी की गई है जिसमें इस्तिस्ना को तो सीधा आड़े हाथों लिया है, उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कानून साजी है। ये अब सारी सूरत हाल है। इसको ज़रा अगर मैं देखूँ तो आगे अगली एक खबर बताता हूं, वो भी इससे जुड़ी हुई है और फिर आपके सामने थोड़ा एनालिसिस करता हूं, क्योंकि यकीन कीजिए कई खबरें ऐसी होती हैं कि उसमें राय कायम करना बहुत ईजी नहीं होता। अगर तो मैंने शोबदेबाजी करनी है, आपको सनसनी बेचनी है, आपको किसी नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, तो कोई भी इसमें मैं मफरूज़ा निकाल दूँ, बहुत सारे दोस्त ये करते हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि पॉलिटिक्स को इतना करीब से देखने, जानने, एनालिसिस करने, लीडरशिप का बैकग्राउंड होने के बावजूद कई खबरें ऐसी होती हैं कि वक्ती तौर पर उनके बारे में फ़ौरन ओपिनियन कायम करना बहुत मुश्किल होता है। अब अगली तरह खबर देखिए, मौलाना फजल रहमान डॉक्टर बन गए, PhD की आज़ाज़ी डिग्री उनको दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची की जानब से PhD की आज़ाज़ी डिग्री अता की गई। ये जो डिग्री अता की गई, ये गवर्नर साहब जो वहाँ ज़ाहिर है वो गवर्नर हैं ही, उन्हें कहा जाता है कि वो फैसल नज़ीर साहब के बहुत करीब हैं, ज़ाहिर है उस वजह से फिर वो फील्ड मार्शल के नुमाइंदा है वहाँ, टिसोरी साहब जो हैं, उन्होंने ये डिग्री अवार्ड की है। अब वहाँ पर क्या बातचीत की है मौलाना फजल रहमान साहब ने? उन्होंने कहा है कि हम दिफाई कुव्वत को दिफा के एतबार से मजबूत देखना चाहते हैं, सियासी कुव्वत के तौर पर नहीं। फ़ौज को हम सियासी कुव्वत के तौर पर मजबूत नहीं देखना चाहते, दिफाई कुव्वत के तौर पर। सियासी कुव्वत के तौर पर मजबूत होना अवाम और सियासतदानों का हक है। फ़लस्तीन फ़ौज भेजने की गलती हरगिज़ ना की जाए। ये बात उन्होंने कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। अब जोड़ लें इन दोनों खबरों को, वहाँ उन्होंने एक और भी बहुत बड़ी बात कही, वो आपके सामने हम अभी रखेंगे, लेकिन जोड़ लीजिए इन दो बातों को अब इकट्ठा। एक तरफ वो बड़े बड़े नाम उलमा के, दूसरी तरफ फजल रहमान साहब, और साथ कौन खड़े हैं? टिसोरी साहब, जो खुद नुमाइंदा हैं फैसल नसीर साहब के बरास्ता, जो खुद आसिम मुनीर साहब के नुमाइंदा हैं, वो साथ खड़े हैं, आज़ादी डिग्री दे रहे हैं और वहाँ खड़े होकर यही तकरीबन मुतालबे सारे फजल रहमान साहब जो हैं वो दोहरा रहे हैं और आज़ादी डिग्री भी उन्हें मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस सारे जो प्रोसेस हो रहा है, ये उलमा का भी, ये जो उनकी बातचीत है, और फिर उसी में से फजल रहमान साहब उठते हैं और जाकर डिग्री वसूल करते हैं और साथ गवर्नर साहब खड़े होते हैं और वहाँ भी यही बयान दिया जाता है। तो अब सबको जब इकट्ठा, कई दफ़ा एक लफ्ज़ को अलग पढ़ें, एक को अलग पढ़ें, एक को अलग पढ़ें तो मतलब समझ नहीं आता, मिलाकर पढ़ें तो पूरा फिक्रा बनता है, फिर बात पूरी समझ आती है कि क्या हो रहा है। तो अगर मिला के पढ़ें इस सारी तस्वीर मंजर कशी को, तो फिर दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। नंबर एक, जो कुछ हो रहा है वो उसमें जर्नल्स उसके पीछे हैं, वो अब ये बयानियाँ उलमा कराम से चाहते हैं कि उलमा कराम तबल बजा दें कि फ़ौज नहीं भेजनी और पाकिस्तान के अंदर एक थोड़ा सा बयानिया बन जाए। अच्छा, अब इसके भी फिर आगे दो शाखें निकलेंगी। एक शाख तो ये निकलेगी कि हम भेजना नहीं चाहते, जो अक्सर अमेरिका हम पर इल्ज़ाम लगाता है, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है कि आप डबल गेम खेलते हैं, प्रॉमिस हमसे कुछ और करते हैं, डिलीवर कुछ और करते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि वो डबल गेम वाला दोबारा इल्ज़ाम हम पे लगे कि हमने उधर कह दिया कि हम सब कुछ करेंगे और इन हाउस हम जो है फड्डा डलवा दें और कहें कि हम तो मजबूर हैं। ये मुझे होता हुआ मुश्किल लग रहा है। फिर ये शोर डलवाने का मकसद क्या है? अगर हमने फ़ौज भेजनी है तो फिर अपने उलमा से ये सारे बयान दिलवाने का मकसद क्या है? मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, मतलब ये है कि जब ज़रा थोड़ा सा इन हाउस मामला ख़राब होगा, कोई हड़तालें होंगी, कोई बयान शान होंगे, तो हम बाहर बता सकेंगे कि देखें आपके लिए कितने मुश्किल काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, तासर है, तज्जिया है कि जो कुछ मुरीदके में हुआ था वो भी इसलिए किया गया था, जानबूझ के पहले साद रिजवी और उनको निकाला गया, वो आना ही नहीं चाहते थे, उनको खुद से कहा गया और वो उन्होंने एक्सप्रेस भी किया कि मुझे कहा गया, उनको लाया गया, मुरीदके में लाके फंसा दिया गया, वहाँ वो लाउड स्पीकर पर मिन्नतें करते रहे कि हमें वापस जाने दें, हमसे मुज़ाकरात कर लें, हम पे गोलियां ना चलाएं। गोलियां चलाई गई और वहाँ पर बंदों को शहीद किया गया, वहाँ पर लोग जाँ बहक हुए और कहा जा रहा है, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि सैकड़ों में वो तादाद है। तो उसके बारे में भी तासर यही है कि बाहर बताया गया कि देखें आपके लिए खून की नदियां हमें बहाना पड़ी हैं। अब ये सब कुछ करने की भी एक वजह ये हो सकती है कि बाहर हमारे फिर ज़रा थोड़ा वजन बढ़ेगा कि ये आसानी से डिलीवर नहीं कर दिया फील्ड मार्शल साहब ने, बड़ी मुश्किल से ये चमन में दीदावर पैदा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से ये इन हाउस प्रॉब्लम है। तो एक तो इसकी मैंने आपको कहा ना कि आई एम नॉट क्लियर, इस खबर को ये ऐसे लगी है मुझे डज करके कि मैं अभी क्लैरिटी में नहीं हूँ कि आपके सामने को क्लियर पिक्चर रख सकूँ। आपके साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ये मेजर डेवलपमेंट। उसके बाद दूसरी, ये तो इसके एक तो इसका जो आप ये कहें कि डायमेंशन ये हो सकती है कि इधर हमने भेजनी नहीं है, डबल गेम वाला इल्ज़ाम हम पे लगना है, या हमने भेजनी है और हम अपना रेट बेहतर कर रहे हैं, अपनी अफादियत बेहतर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए इस पर मसाइल है। दूसरी इसकी डायमेंशन ये है कि मिलिट्री के अंदर से, जर्नल्स के अंदर से इसके चांसेस बहुत कम है, ऐसे ही मैं सनसनी बेचूँ आपको, बहुत कम है मौजूदा जो सेटअप लगा हुआ है उसमें। तो जो मौजूदा सिस्टम चले कह लें, मिलिट्री छोड़ दें, जो मौजूदा रजीम है
उस रजीम के अंदर से कोई आसिम मुनीर साहब की मर्जी और मंशा के ऐन मुताबिक काम नहीं कर रहा, बल्कि कोई और काम करना चाहता है, कोई और डायमेंशन क्रिएट करना चाहता है। इनकी ये जो स्पीड है इसको थोड़ा कम करना चाहता है। कोई सोच रहा है कि ये ज़्यादा ही ओवर स्पीड जा रहे हैं, जो कुछ ये मिडल ईस्ट के अंदर कर रहे हैं, और सारी इनकी जो कमिटमेंट्स हैं सदर ट्रंप के साथ, ये हमें मरवा देंगी, तो इनको हमने इनकी स्पीड को कम करना है, तो इसलिए एक बफर क्रिएट किया जा रहा है। इस वाली डायमेंशन के चांसेस बहुत कम हैं। नोइंग जो मिलिट्री सेटअप है या जो रजीम का सेटअप है, शायद इसके चांसेस बहुत कम है। और इस टाइम कोई नया DGISI भी नहीं है, जो हैं वो रिटायर्ड हैं और एक्सटेंशन पर हैं, और कोई डिप्टी आर्मी चीफ नहीं है, और सुनियाँ और जनगलियाँ विच मिर्जा यार फिरे, मतलब कोई है ही नहीं और ऐसा टाकरा देने वाला। तो इस डायमेंशन के चांसेस कम है। तीसरी डायमेंशन इंटरनेशनल है। इसके पीछे मिडिल ईस्ट में से, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, कोई तगड़ा इस्लामी मुल्क जो समझ रहा है कि उनके यहाँ अपने यहाँ जो अवाम का प्रेशर है वो शायद वो डिलीवर ना कर सकें सदर ट्रंप को, जो उनकी डिमांड्स हैं अमन फोर्स और दूसरी चीज़ों के ऊपर। और उनको ये लग रहा है कि ये तो चोर नालों पंड काली, चोर नालों पंड काली, उर्दू स्पीकिंग के लिए, कि चोर एक अगर गठड़ी उठाता है, तो एक मुहावरा है पंजाबी का कि कई दफ़ा जो गठड़ी है वो चोर ने उठा के भागनी है, कई दफ़ा गठड़ी खुद ही भाग रही है आगे आगे, तो चोर से भी जल्दी ज़्यादा गठड़ी को है कि मैं चोरी हो जाऊँ। तो एक मुहावरा है पंजाबी का। तो अब ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा इस्लामी मुल्क ये सोचता हो कि आसिम मुनीर साहब दियाँ क्या बातां, वो एक गाना नहीं आया था, आसिम मुनीर दियाँ क्या बातां, तो आसिम मुनीर की क्या बातें कि ये तो हमसे भी तेज़ है, हमने तो चलें, उनकी तो तजर्बा है ना, वो तो सियासत भी करते हैं, भले वो सियासी नहीं है। बहुत सारे मिडल ईस्ट के मुल्कों के अंदर आपको दिखने में यही लगता है कि वहाँ बादशाहत है, लेकिन उनसे बड़ा सियासतदान भी कोई नहीं है। वो स्टेट क्राफ्ट के भी माहिर हैं। वो एक ही ख़ानदान, कई मुल्कों के अंदर ऐसा है कि एक ही ख़ानदान कई ज़माने से चला आ रहा है, तो उनकी नस्ल दर नस्ल ट्रेनिंग है कि उन्होंने मामला को कैसे हैंडल करना है। यहाँ तो हम जुमा 8 दिन हमें मिली है पावर, हमें पार मिली वो भी रिटायरमेंट के बाद, और फिर हमने ज़बरदस्ती अपनी एक्सटेंशनें और इस्तेसना लेके जनाब ठका ठक हम जा रहे हैं हाई स्पीड के ऊपर। हमारी कोई ऐसी ट्रेनिंग तो नहीं है ना। तो हो सकता है उन्होंने ये सदर ट्रंप के 3 साल जो मुश्किल साल हैं, वादे वईद करके ज़रा स्लो स्पीड के ऊपर गुजारने हों, और आखिरी साल जब सदर ट्रंप का ये 6 महीने रह भी जाए, तो फिर वो कहें कि अच्छा आप देखते हैं, नहीं देखते, क्या करते हैं, और वो ये वक्त गुजारना चाहते हों किसी तरीके से, और उन्होंने ये सब कुछ ना करना हो, इतना कुछ डिलीवर ना करना हो। और हमारे वाले जो हैं उन्होंने जो स्पीड लगाई है वो, तो ये एक थर्ड डायमेंशन भी हो सकती है कि बाहर से किसी ने कहा है कि ज़रा थोड़ा सा बफर जोन क्रिएट करें। ये इमरान खान जिनको जहनी मरीज़ कह रहे हैं, वो तो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए जहनी मरीज़ के तौर पर, तो इनको ज़रा स्लो करें। तो कॉम्प्लेक्स न्यूज़, स्पेशली अगर आप देखें फजल रहमान साहब जो हैं वो गवर्नर टिसोरी जो कि डायरेक्टली जनरल्स के नुमाइंदा हैं, उनके साथ भी उसी दिन मुलाकात कर रहे हैं, ऑनरेडी डॉक्टरेट की डिग्री वसूल कर रहे हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी खौफनाक बात की है, और फजल रहमान साहब ने, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की फ़ौज के एक ब्रिगेडियर साहब जो शायद ज़ियाउल हक थे उस वक्त, उन्होंने हज़ारों फ़लस्तीनियों को शायद जाँ भाग कर दिया था। इसकी तरफ इशारा फजल रहमान साहब ने दिया, हमने नहीं दिया। अब उन्होंने क्योंकि इशारा दिया है, हमें तो ये बहुत दिनों से पता था, लेकिन अपने पेट से कपड़ा उठाएं तो अपना पेट ही नंगा होता है, तो हमने कभी इस पर बात नहीं की थी। अब क्योंकि फजल रहमान साहब ने इस पर बात की है, तो अगले किसी व्लॉग में इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब कुछ उलमाए कराम जो है उन्होंने मुझे कुछ मैसेजेस भेजे, कुछ सोशल मीडिया पर मैसेजेस हमने देखे। वो ये कहते हैं कि हदीस है कि वो मुसलमान नहीं, ये फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया कि हदीस है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। ये आसिम मुनीर साहब ने कहा। अब बहुत सारे उलमा कराम हमें भी भेज रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी ये मैसेजेस चल रहे हैं कि 4 खसलतें जिसमें हों वो खालिस मुनाफिक है। जब उसे अमानत दी जाए तो वो ख़यानत करे। 22वां ग्रेड गैर कानूनी तौर पर मिला, लेकिन चलें अमानत के तौर पर मिला, अब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। आपने अपने आप को ताहयात मुसल्लत कर लिया, इससे बड़ी ख़यानत और क्या हो सकती है। जब बात करे तो झूठ बोले, और जाहिर है फील्ड मार्शल साहब ने तो जितने झूठ बोले हुए हैं, ये लिखा हुआ है जो उन्होंने मैसेज भेजा, उनके मुताबिक जितने झूठ बोले हुए हैं उस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। हल्फ लेते वक्त जितने वादे किए थे उन सबको इन्होंने तार तार कर दिया है, ये उन मैसेज में भेजा गया। जब झगड़े तो हद से तजावज़ कर जाए, ये चौथी खसलत है मुनाफिक की। बुग़्ज़ इमरान में इमरान खान पर हमले करवाए, 9 मई करवाया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को बूटों तले रौंदा, इस्लामी तारीख का घटिया तरीन इद्दत का केस बनवाया। तो वो ये कहते हैं कि चारों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत सारे उलमा कराम ने हमें मैसेज भेजा है। हम तो फतवा देने की पोजीशन में किसी पर नहीं है, उलमा कराम हैं तो वो हमें ये भेज रहे हैं। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। इसी से जुड़ी हुई है। वाशिंगटन टाइम्स लिखता है कि ट्रंप की पाकिस्तान से मुतल्लक हैरान कुन पॉलिसी में तब्दीली हुई। वाशिंगटन में इंडिया फर्स्ट दौर का खात्मा हुआ। तहरीर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मार्क केमेट ने की, ये तहरीर की है। 21 दिसंबर को ये पब्लिश हुआ अमरीकी जरीदे में। बेसिकली इस सारे आर्टिकल का लुबे लबाब ये है कि इंडिया को बहुत पजीराई थी, और फिर अचानक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एंट्री होती है, बकरे की चांपें होती हैं, ट्रंप की कुर्बत होती है, ट्रंप उनकी तारीफ़ करते हैं, और फिर मामला बदलते हुए चले जाते हैं। और पाकिस्तान जो कि ऐसा मुल्क था जिस पर किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं था, जिसको ये समझा जाता था अमेरिका के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो काबिल एतमाद नहीं है, पाकिस्तान जो है वो झूठ बोलता है हमसे, पाकिस्तान रियाकारी करता है। ये लफ्ज़ एग्जैक्टली नहीं बोले गए, लेकिन मतलब यही है उस आर्टिकल में। तो अब पाकिस्तान एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर वाशिंगटन उसे देख रहा है, ट्रंप उसे देख रहा है, ट्रंप की पॉलिसी देख रही है। ये ज़रा वाज़े उन्होंने नहीं किया कि ये पाकिस्तान को ये इतनी पजीराई
मिली क्यों, ये आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि पजीराई मिली और इंडिया को पजीराई कम मिली, ये कंपैरिजन किया गया। लेकिन वो आप सबको पता है कि वो पजीराई हमें क्यों मिल रही है, कौन से ऐसे वादे हैं, क्या हम असल में डिलीवर कर रहे हैं। मादनियात वगैरह तो छोटी बातें थी, असल में क्या चाहिए था, असल में कौन से वादे किए गए हैं, असल में हम क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, क्यों हम फिरकी की तरह फिर रहे हैं पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर। हमारे फील्ड मार्शल साहब, कोई हमारे पास आ रहा है, कहीं हम जा रहे हैं, असल मुद्दा क्या है, हम किसके इस वक्त डीलर बने हुए हैं, और वो है वजह असल पजीराई की। अच्छा जी, कल के व्लॉग में हमने, पिछले व्लॉग में आपको जो कल शाम का था, बताया था कि ये जो अंडर 19 टीम है उन्होंने अच्छा काम किया, जीते, हमने भी सताइश की, लेकिन उन बेचारों में अब ये इतनी हवा भर देंगे, पंजाबी में फूक कहते हैं हवा को, इतनी फूक भर देंगे कि अब उनको भी नहीं पता होगा क्या करना है। अरशद नदीम के साथ ये पहले ये कर चुके हैं, वही हुआ। पहले तो आपको हमने कल दिखाया कि मदरसे के बच्चों को ले गए वहाँ पर और ये कहा कि इमाम काबा आ रहे हैं, वो हमने वीडियो आपको दिखाई थी, मदरसे के बच्चों को ले गए कि इमाम काबा आ रहे हैं और आपने उनके इस्तकबाल के लिए जाना है, और उनको धोखे से ले जाके एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो रश करवा लिया। उसके बाद उन्हें डायरेक्टली शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करवाई गई ले जाकर, वहाँ तस्वीर बनी। उसके बाद उन्हें फील्ड मार्शल के पास ले गए, वहाँ पर तस्वीर बनी। फील्ड मार्शल ने वीडियोज़ भी जारी हुई हैं, एक एक के साथ मुलाकात की है, एक एक के साथ जो है वो हैंडशेक किया है। प्राइम मिनिस्टर ने 1-1 करोड़ रुपए देने का फी प्लेयर जो है वो ऐलान किया। मैंने आपको बताया ना कि इन बच्चों में इतनी फूक भर देंगे कि इनको खुद नहीं समझ आएगी कि अब हमने अच्छा काम किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चों पे मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, टीम ने अच्छा काम किया, जीते हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन जितनी ये, क्योंकि इनको बयानियाँ चाहिए, डेस्परेट हैं कि किसी भी और चीज़ को मुसल्लत करें बयानी के ऊपर और लोगों को थोड़ा सा हम डाइवर्ट करें। साले जाफर साहब ने तो आखिरी कर दिया, आपको बताया कि बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, लेकिन काम उनके बुजुर्गों वाले कोई नहीं है, मालिश बहुत मारते हैं। उन्होंने कहा, मालिश कह दिया मैंने, पॉलिश बहुत मारते हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ के पास ये एजाज़ है कि टीम को सबसे पहली मुबारकबाद उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ सबकत हासिल की, वो अंडर 19 टीम को तहनीत पेश करने वाली अव्वलीन कौमी रहनुमा थी। अब इतने उम्र रसीदा सहाफ़ी हैं, मतलब कि एक्सपीरियंस सहाफ़ी हैं साले जाफ़र साहब, इस एक पॉलिश मारने पर, इस एक खुशामद पर कि किसने पहले मुबारकबाद का पैगाम जारी किया, ये भी उन्होंने खबर दी है। तो इस पर तमगे शमगे तो बनते हैं, 2-3 तमगे तो साले जाफ़र साहब को इस पर देने चाहिए, अगर ना दें तो फिर और कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज़ आपकी सामने पेश करनी थी कि कुछ लोग हमारे व्लॉग्स जो हैं वो कॉपी करते हैं, उनके थंबनेल्स जो हैं वो ऐसे बनाते हैं, जैसे अडयाला जेल के बाहर जश्न आज़ादी, और उस पर हमारी तस्वीर लगाते हैं, इमरान खान की रिहाई हो गई, वहाँ से बड़ी खबर आ गई। आपको पता है कि मैं ऐसी, अक्सर आप भी यही समझते हो हमारे व्लॉग है, कोई चैनल का नाम आप अक्सर नहीं देखते, आप भी थंबनेल देखते हैं। तो जब भी आप ऐसा कुछ देखें तो नीचे चैनल का नाम ज़रूर देख लिया करें कि वो हमारे ही चैनल पर है या किसी और चैनल पर हमारा थंबनेल जाली झूठा लगा के अंदर फिर हमारा व्लॉग होता है जिसमें वो बात ही नहीं होती। इससे हमारी ज़ाहिर रेपुटेशन को ख़राब करते हैं, क्योंकि मैं तो सनसनी बेचता नहीं, मैं तो ऐसी चीज़ें करता नहीं कि वो रिहाई हो गई और ये हो गया और वो हो गया और झूठी खबरें। तो वो जानबूझ के, क्योंकि लोग उम्मीद में कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो फ़ौरन मोटिवेट होते हैं। तो जब ये ऐसा थंबनेल लगाते हैं तो लोग क्लिक करते हैं, इनको व्यूज़ मिलते हैं और उससे हमारी रेपुटेशन ख़राब करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन है कि अब हमने एक खसूसी अपनी टीम मेंबर के बंदे को इस पर लगाया कि उनको स्ट्राइक्स करें ताकि ऐसे चैनल्स को हम बंद करवाएं। तो अब जो भी हमारा ऐसा कोई भी थंबनेल यूज़ करेगा उसको हम फिर स्ट्राइक करेंगे, जो भी झूठ लिखेगा हमारी खबर के साथ, तो ताकि हम लोगों को जो आप धोखा देते हैं उससे उनको बचा सकें। तो ये आप भी ध्यान में रखा करें, जब कोई ऐसी चीज़ देखें तो ये ज़रूर देखें कि वो हमारे चैनल से है, सिर्फ थंबनेल ना हो, सामने वो जो पिक्चर होती है उसको देख के ना ओपिनियन बना लिया करें कि हमारा व्लॉग है। तो ये झूठ लिखकर आप लोगों को बेचते हैं बहुत सारे लोग, तो कोशिश करेंगे कि इन चैनल्स को बंद करवाएं। अच्छा जी, अगली खबर, पाकिस्तान का लीबिया की नेशनल आर्मी, खलीफा जो साहब हैं वहाँ पर, जो फील्ड मार्शल हैं हफ्तर, उनके साथ $4 अरब का असलहा फ़रोख्त करने का मुआहदा। रॉयटर्स की ये स्टोरी है। वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने शायद असला बेचने के पर पाबंदी लगा रखी है इनको, लेकिन हमने बेच डाला है। हम तो आपको पता है कुछ भी बेच डालते हैं, हम तो छोड़ते नहीं। अच्छा, लीबिया के बारे में ये आपको जहन में रहे कि जब वहाँ पर इंतशार फैला 2011 में, तो लीबिया के 2 हिस्से हो गए। लीबिया के जो 2 हिस्से हुए उसमें एक हिस्सा जो है वो LNA के पास है, जो लिबियन नेशनल आर्मी है, ये जो हफ्तर साहब वाली है इनके पास है, और जो दूसरा हिस्सा है वो जाहिर है उसमें दूसरी फोर्स है जिसको गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी कहते हैं। एक तीसरा हिस्सा भी है, वो छोटा सा है, वो एक और ग्रुप है उनके पास है, लेकिन 2 मेनली ये ग्रुप जो है ये जो है वो कंट्रोल करते हैं। अगर हम गौर करें तो ये जो लिबियन नेशनल आर्मी है इनके पास तकरीबन 60 से 70% इलाके का कंट्रोल है। उसके साथ साथ तेल के भी 80% ज़खायर इनके पास है। मतलब असल में माल पानी ज़्यादा लिबियन नेशनल आर्मी, ये जो हफ्तर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, इनके पास है। जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है उनके पास बाकी कोई, आप ये कहें कि 30% के करीब तेल है उनके पास, और जो इलाका है वो भी 30-40% इलाके के ऊपर उनका कंट्रोल है, लेकिन ज़्यादा इलाके पर भी कंट्रोल जो है वो हफ्तर साहब का। अब हमने भी एग्रीमेंट हफ्तर साहब के साथ ही किया, क्योंकि लिबिया में ये 2 फैक्शंस हैं, 2 हुकूमतें हैं, या 2 मुतहारब ग्रुप हैं, या 2 फोर्सेज हैं जिन्होंने लिबिया के 2 हिस्सों को कंट्रोल कर रखा है। तो अभी तक ये सेटल डाउन नहीं हुआ कि लिबिया को असल में कौन रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स यही हैं कि इनको कोई असलहा नहीं बेचेगा, इनको कोई एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के खिलाफ तगड़ा नहीं करेगा, ये पाबंदियां हैं। लेकिन हम आजकल, आपको पता है कि जब हमने एक बड़ी सारी डील कर ली हुई है कहीं, तो फिर हम पर काहे की पाबंदियां, हमें तो फिर आजकल सारी छूट है। तो ये सबसे बड़ी आज तक की हमारी असलहे की ये डील हुई है। इसमें हमने 16 जहाज़ देने हैं,
JF-17 जो है, 12 सुपर मशाक तरबियती तैयारे हमने बेचने हैं, खालिद टैंक देना है, बहरी, फ़ज़ाई, ज़मीनी तमाम तरह का गोला बारूद सामान जो है वो हम बेचेंगे। 4 पॉइंट कुछ बिलियन का हमारा ये सौदा है, बहुत बड़ा सौदा है। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा कहते हैं, ज़राए से क्लेम कर रहे हैं कि इससे पहले जो 900 मिलियन का यूक्रेन को असलहा बेचा, वो पाकिस्तान पैसा नहीं लाया गया, बल्कि पाकिस्तानी जो फ़ौज से रिलेटेड लोग हैं, मिलिट्री से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने शायद UAE के अंदर कोई अकाउंट, ये डॉक्टर साहब का क्लेम है, या उनके जो ज़राए हैं उनका क्लेम है कि मिलिट्री से रिलेटेड लोगों ने UAE के अंदर उस पैसे को रखा और फिर उसी पैसे से जो लॉबिंग की अमेरिका के अंदर और दूसरी जगहों पर वो पैसा खर्च किया। पाकिस्तान के बजट में, पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर वो पैसा कभी कहीं डिपिक्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान को उसका फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मिलिट्री रजीम को उसका फ़ायदा हुआ। उन्होंने उस पैसे को अपने मकासद के लिए बाहर और अंदर इस्तेमाल किया गया। अब अगर उस चीज़ को सामने रखा जाए और मौजूदा सूरत हाल देखी जाए जिसमें ये नया मुआहदा किया है, मुआहदे तो वैसे हुकूमतें करती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस प्रोडक्शन के मिनिस्टर्स, लेकिन यहाँ तो सब कुछ आसिम मुनीर ही है। तो इसलिए अगर ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहता है, जो अभी लीबिया के साथ इन्होंने 4 बिलियन का, और डॉक्टर साहब की बात को अगर साथ रखें तो इसका मतलब है कि ये पैसे भी फिर कहीं और ही डील होंगे, पाकिस्तान को तो शायद ना मिलें। इससे आसिम मुनीर अपने लिए और अपने साथियों के लिए एक लंबा चौड़ा इसमें से फिर शायद 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 दिहाड़ी लगने के चांसेस हों। तो ये वो खतरनाक बातें हैं। और जब आप सवाल पूछते हैं कि बहुत सारे दोस्त बोलते क्यों नहीं सर्विस के अंदर रहते हुए, सर्विस के बाहर रहते हुए, आपको हमने बताया तो है कि अच्छे भले लोग जिन्होंने रिज़्क़ हलाल कमाया, मेहनत की है, वो लाहौर में इसलिए कि उन्हें मेजर साहब प्रोटोकॉल के साथ खलीफे की खताई खिला दें, तो इस चक्कर में बुरी साइड के ऊपर खड़े हो जाते हैं। अपनी ही प्रोफेसर यास्मीन राशिद साहबा जेल में हों, भले कितनी भी बीमारी में हों, उनको उससे कोई लेना देना नहीं, चंद किलोमीटर दूर वो बैठे वहाँ पर मेजर साहब का प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। तो आप सोचिए कि आप प्रोटोकॉल के नाम पे पैसे भी आप अपने खर्च करते हैं, आपको कोई पैसे नहीं देता बल्कि आपसे लेता ही है। आप पैसे भी अपने खर्च पर देते हैं, लेकिन सिर्फ आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है ज़हन में, आपको अहमियत चाहिए, आपको अपने रिश्तेदारों को बताना कि यार साडी भी गल है, देखो सानू भी प्रोटोकॉल लभ रहे हैं, साडे भी लम्हे प्रोटोकॉल ने। वो जो हमारे अंदर एक पता नहीं अंग्रेज़ के ज़माने से या उससे पहले से वो जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हमें एक ही तरीका है कि हमें प्रोटोकॉल मिले, हमें हमें हालांकि आपको अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया हुआ है, इज़्ज़त दी हुई है, आपको तालीम दी हुई है, आपको उहदा दिया हुआ है, आपको पैसा दिया हुआ है, आप पे बेपनाह रहमतें हैं अल्लाह की, लेकिन उस नहीं, उससे ज़्यादा आपको चाहिए। टूं टूं वाली गाड़ी हो, मेजर साहब खलीफे की खताई आपको खिलाएं, तो उस चक्कर में आप सोचेंगे पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ इतनी चीज़ के ऊपर गिव अप कर देता है असूल को। तो ये जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं उनकी तो बीच में चंगा भला माली मामला भी चलेगा, तो वो क्यों बोलेंगे, वो क्यों कहेंगे आसिम मुनीर को कि आप गैर आईनी काम कर रहे हैं। तो ये वो वजूहात हैं बहुत सारे लोगों के चुप कर जाने की, चुप रह जाने की। तो ये जो मुआहदा हुआ है ये इटसेल्फ एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या होता है। इमरान खान साहब की मुलाकातें 8 फरवरी तक बंद कर दी गई हैं। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि जेल आपका सियासी जमात का हेडक्वार्टर नहीं बनने देंगे, जेल जेल ही होती है। उसके साथ वकील इमरान खान के जो वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी, वो कल घंटों इंतजार करते रहे अडयाला के बाहर, दस्तखत करवा लें वकालतनामे पर, ताकि जो अपील फाइल की जा सके, जो सजा दी है हाई कोर्ट में, उनको इमरान खान के दस्तखत नहीं करवा के दिए गए, वो वहीं पर खड़े होकर वहाँ से वापस चले गए। ये दूसरी तरफ हालात हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।